नमस्कार, मेरा नाम है किसले और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जिसमें कि दिन भर की बड़ी खबरों से हम आपको करवाते हैं अपडेट। तो आज के बुलेटिन में बात होगी उपेंद्र कुशवाहा का क्या है प्लान। नीतीश कुमार से उन्होंने कर लिया है ब्रेकअप, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा क्यों पड़ा, जान पर खेलकर बाइडेन आखिर जेलेंस्की से मिलने क्यों गए, इसको लेकर भी होगी चर्चा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ कई दिनों से चल रही अनबन के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने आज जेडीयू के साथ आखिरकार ब्रेकअप कर ही लिया। एबीपी लाइव लगातार आपसे ये बता रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू छोड़ना तय है, कब छोड़ेंगे ये देखना होगा। और आज वो दिन आ ही गया जब कुशवाहा ने ऐलान कर दिया कि वो नई पार्टी बनाएंगे। बता दें कि ये तीसरी बार है जब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के साथ ब्रेकअप कर लिया है। आज कुशवाहा ने तमाम बातें कही, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पार्टी छोड़ने के ऐलान के साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं उनमें एकता नहीं है, इसलिए 2024 में पीएम मोदी का जीतना आसान है। यानी कुशवाहा ने जाते जाते नीतीश का साथ छोड़ते छोड़ते यहां एक संकेत भी दे दिया कि आने वाले समय में बीजेपी के साथ उनकी गलबहियां हो सकती है। कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा है। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने शुरुआत में अच्छा किया, लेकिन अंत में जिस रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू किया वह उनके लिए और बिहार के लिए बुरा है। सीएम अपनी मनमर्जी नहीं कर रहे हैं, वो अपने आसपास के लोगों के सुझाव के अनुसार काम कर रहे हैं। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने एबीपी लाइव से बात करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार सीएम नहीं डिप्टी सीएम है और तेजस्वी यादव असली सीएम है। बहुत अच्छा नीतीश जी ने किया, लेकिन अंत में आज जिस ओर नीतीश कुमार जी चल पड़े हैं वह बहुत ही बुरा है, न सिर्फ नीतीश जी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए। हिस्सा जो मांग रहे हैं, अब नीतीश जी के हाथ में तो वह जायदाद, राजनीतिक जायदाद है ही नहीं। नीतीश जी ने गिरवी रख देने का काम किया, तो खुद से जब निर्णय लेते थे तो उनका निर्णय सही होता था, लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार जी खुद कोई निर्णय ले ही नहीं रहे। आज हमारी चिंता हिस्सेदारी की नहीं है, पूरी विरासत को बचाने की चिंता है। लेकिन जब पार्टी ही बर्बाद हो रही है तो अब उस इंस्ट्रूमेंट से नहीं काम चलने वाला है, अब नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने पे ललन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुशवाहा अति महत्वाकांक्षी आदमी है, वो कहीं भी टिकते नहीं है। उनको तो हमारी पार्टी के कई लोग उन्हें जेडीयू में शामिल करने को भी तैयार नहीं थे। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा 2 बार पहले भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं। साल 2005 में जब बिहार में बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाली एनडीए सत्ता में आई थी, तब कुशवाहा अपनी ही सीट से चुनाव हार गए। इसके बाद कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ गईं और उन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ दिया और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। साल 2010 में नीतीश के कहने पर कुशवाहा ने घर वापसी की, लेकिन ज्यादा दिन तक साथ नहीं रहे और साल 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2013 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई, जिसे रालोसपा भी कहते हैं। साल 2018 आते आते कुशवाहा की पार्टी ढह गई और फिर 14 मार्च 2021 को अपनी पार्टी का उन्होंने जेडीयू के साथ विलय कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में एक और खास बात आपको बता दें कि उन्होंने पूरी राजनीति के करियर में 9 बार चुनाव लड़ा है, जिसमें कि 7 बार वो चुनाव हारे हैं। महज 2 बार ही उन्हें चुनाव में जीत मिली है। तो अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया, अपनी नई पार्टी बना ली है, लेकिन अब उनका आगे का प्लान क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी एजेंसियां ईडी सीबीआई पर लगातार सरकार के इशारों पर कार्रवाई करने का आरोप लगते रहे। पहले भी जब यूपीए का समय था उस समय सीबीआई को सरकारी तोता कहा जाता था, अब सरकारी एजेंसियों को एजेंट कहा जाता है। यानी कि कई साल बीत गए, अब जो तोता था वो एजेंट में कन्वर्ट हो गया है। सरकारी एजेंसियां जैसे कि ईडी और सीबीआई पर लगातार सरकार के इशारों पर काम करने के आरोप लगते रहे। इस बीच अब एक और नया बखेड़ा शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने 6 कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा। इसमें विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हैं। एजेंसी ने कोयला लेवी घोटाले में यह कार्रवाई की है। क्या है ये घोटाला, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में आगे जाकर विस्तार से बताएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 4 दिन बाद यानी कि 24 फरवरी को कांग्रेस का अधिवेशन होना है। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी आएंगे। इससे पहले ईडी ने छापे मारे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि यह कार्रवाई अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर हमला बोला। उन्होंने ईडी के छापे को राजनीतिक हमला बताते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी दमनकारी कार्रवाई के आगे झुकेगी नहीं। ये बात सुनिए। चीज बताइए, ये किस मामले में जांच कर रहे हैं, ये पता है आपको? और अधिवेशन के ठीक पहले करने का आवश्यकता क्या है? अधिवेशन के पहले भी कर सकते थे। यदि जिन मामलों की वो बात करते थे, कर रहे हैं, उनमें पहले भी कर सकते थे, महीने 2 महीने पहले भी कर सकते थे, महीने भर बात कर सकते थे। लेकिन ठीक
अधिवेशन के 4 दिन पहले करना क्या बताता है? ईडी के प्रेस नोट के पहले रमन सिंह के प्रेस नोट जारी हो जाता है और हूबहू वही जो रमन सिंह ट्वीट करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, वही प्रेस नोट हूबहू शब्दशः जारी ईडी के प्रवक्ता जारी करते हैं। तो क्या ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है या रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता है? वहीं बीजेपी ने मामले में कहा कि कांग्रेस के नेता अपने आरोप को छिपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। नेचुरल सी बात है कि अगर कोई जांच एजेंसी किसी जांच करेगी, कोई आरोप होगा उसी की तो जांच करेगी। अब 90% केस ही इन्हीं विपक्ष के नेताओं पे है तो किसका जांच करे? अगर 90% अपराधी, चोर, बेईमान अगर इसी विपक्ष में ही है तो किसकी जांच करे वो? क्या कांग्रेस चाहती है कि ईमानदारों के ऊपर भी कार्रवाई हो? मैं समझता हूं ये देश अच्छी तरह जानता है कि जिन लोगों ने इस देश को लूटा, उन लोगों ने इस देश के गरीबों को तड़पा कर रख दिया। आज इस देश का प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को बिना एक पैसा लिए राशन कार्ड धारियों को अनाज देते हैं। कहां से पैसा आता है? तो अगर बेईमानी किया है, चोरी किया है तो जांच के लिए भी आप तैयार रहिए। रायपुर में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने भी हल्ला बोला। ईडी दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की गई, सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। बता दें कि कोयला लेवी घोटाले में ये कार्रवाई की गई है। ये घोटाला क्या है, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ईडी के अनुसार छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले हर टन कोयले पर 25 रुपए की अवैध वसूली की गई थी, जिसमें राजनेता, सरकारी अफसर और व्यापारी भी शामिल थे। ईडी के मुताबिक साल 2021 में 500 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई थी। अक्टूबर 2022 में ईडी ने इस घोटाले के सिलसिले में 40 ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान 4 करोड़ कैश और करोड़ों की संपत्ति और दस्तावेज बरामद किए गए थे। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 1 साल से जंग चल रहे हैं और इस बीच अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात किया। उन्होंने अपने इस कदम से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दोनों की मुलाकात को लेकर किसी को कानो कान खबर नहीं थी। दरअसल शनिवार रात को प्रेसिडेंट बाइडेन पोलैंड गए थे। यहां से वो 1 घंटे का सफर तय करके ट्रेन के जरिए कीव पहुंच गए। कीव में ज़ेलेंस्की ने बाइडेन को रिसीव किया। इसके बाद दोनों प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई। दोनों काफी समय तक सड़कों पर टहलते रहे। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने कीव पहुंचने से पहले इस इलाके में नो फ्लाई जोन बना दिया था। इस दौरान अमेरिकी मिसाइल शील्ड को भी एक्टिव मोड में कर दिया गया था, जिससे कि किसी भी तरह के खतरे को टाला जा सके। आपको बता दें कि बाइडेन के आने से केवल 22 मिनट पहले हवाई हमले का सायरन बजा था और उन्हें इस बारे में जानकारी भी नहीं थी। बहरहाल ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद बाइडेन ने यूक्रेन के लिए कई सहायताओं के ऐलान किए हैं। बाइडेन के इस कदम से एक बात साफ हो गई है, वो ये है कि अमेरिका यूक्रेन की शुरू से ही सपोर्ट करता रहा है, करता था और आगे भी करता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ओवैसी के दिल्ली स्थित आवास पर हमला हुआ है। यह हमला किसने किया, उस हमले पर ओवैसी ने क्या बोला है, क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली के आवास पर रविवार शाम अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर पथराव किया, जिससे कुछ खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। ओवैसी ने पुलिस में दर्ज कराई अपनी शिकायत में कहा कि मैं रात 11:30 बजे अपने आवास पर पहुंचा। लौटने पर मैंने खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और पत्थरों को उधर उधर पड़ा पाया। मेरे घरेलू सहायक ने सूचित किया कि उपद्रवियों के एक समूह ने शाम करीब 5:30 बजे आवास पर पथराव किया। घटना के बाद AIMIM प्रमुख ने शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस से संपर्क किया। अपनी शिकायत में ओवैसी ने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात शरारती तत्वों ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर पत्थर फेंके। देखिए, जब दिन दहाड़े जुनैद और नसीर को किडनैप करके उनको पीट कर उनको जिंदा जला दिया जा सकता है, तो फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूँ। और जो भी ये कर रहे हैं उनके हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि उनके पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली उनकी पार्टी सत्ता में है। वो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और उनको लगता है कि वायलेंस के ज़रिए से वो अपने एजेंडे को मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये चौथी मर्तबा मेरे घर पर हमला हुआ है। मुझे नहीं मालूम कौन लोग हो सकते हैं। यकीनन ये वही लोग हो सकते हैं जो
नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो वायलेंस पर भरोसा रखते हैं, जो रूल ऑफ लॉ और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। इंडिविजुअली कौन है मैं नहीं जानता, अब इतने सीसीटीवी कैमरा। ये घटना रविवार शाम करीब 5:30 बजे अशोक रोड इलाके में हुई। सूचना मिलने के बाद अतिरिक्त डीसीपी के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की एक टीम ओवैसी के घर पर गई और घटनास्थल से सबूत एकत्र किए। AIMIM प्रमुख ने ये भी दावा किया कि उनके आवास पर इस तरह का ये चौथा हमला है। ओवैसी ने रविवार को कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि मेरे दिल्ली स्थित आवास पर फिर से हमला किया गया है। 2014 के बाद से ये चौथी घटना है। आज रात मैं जयपुर से लौटा और फिर मेरे घरेलू सहायक ने मुझे बताया कि उपद्रवियों के एक समूह ने पथराव किया है, जिसके परिणाम स्वरूप खिड़कियां टूट गईं। दिल्ली पुलिस को उन्हें तुरंत पकड़ना चाहिए। ओवैसी ने कहा, ये चिंताजनक है कि ये तथाकथित हाई सिक्योरिटी जोन में हुआ है। मैंने पुलिस को शिकायत सौंपी है और वो मेरे आवास पर पहुंच गए हैं। तो आज के डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।